एक ऐसा सम्राट जिसके पास लाखों की सेना थी, जिसका साम्राज्य हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैला था, लेकिन जिसे अपनी ही परछाई से डर लगता था। चंद्रगुप्त मौर्य। इतिहास के पन्नों में वह एक महान विजेता है, लेकिन एक ऐसे शासक के तौर पर भी दर्ज है जो एक ही कमरे में 2 रातें नहीं बिताता था। उसे हर पल अपनी हत्या का डर सताता था, और इस डर को दूर करने के लिए उसने एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा घेरा बनाया था जिसकी चर्चा आज भी इतिहासकार हैरान होकर करते हैं। मौर्य सम्राट की निजी सुरक्षा का दारोमदार किसी पुरुष सिपाही पर नहीं, बल्कि सशस्त्र महिलाओं के एक विशेष दस्ते पर था। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य काल के राज दरबार का आंखों देखा हाल लिखा है। मेगस्थनीज के विवरण के अनुसार पाटलिपुत्र के राजमहल में एक ऐसी व्यवस्था थी जहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। सम्राट के निजी आवास की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल महिलाओं के हाथ में थी। ये महिलाएं हथियारों से लैस होती थीं और सम्राट के हर कदम के साथ साए की तरह चलती थीं। मेगस्थनीज लिखता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य शिकार पर निकलते, तब भी ये महिला अंगरक्षक उनके चारों ओर एक घेरा बनाकर चलती थीं। इनका अनुशासन इतना कठोर था कि सम्राट के करीब आने की कोशिश करने वाले किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए सजा सीधे मृत्यु दंड थी। यह कोई सामान्य सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, बल्कि चाणक्य की अर्थशास्त्र और राजनीति का एक गहरा हिस्सा थी। चाणक्य का मानना था कि सत्ता का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना ही डर और अपनों के बीच छिपा गद्दार होता है। इसीलिए सुरक्षा के लिए एक ऐसे जीरो ट्रस्ट मॉडल को अपनाया गया था, जहां किसी पर भी भरोसा करना जोखिम भरा था। ये महिलाएं सम्राट की भाषा तो समझती थीं, लेकिन वे राजदरबार की जटिल राजनीति और गुटबाजी से पूरी तरह कटी हुई थीं। उनकी वफादारी का एकमात्र केंद्र बिंदु केवल सम्राट का जीवन था। इन महिलाओं की पहचान आज भी इतिहास के लिए एक पहेली है। मेगस्थनीज के वृत्तांतों के आधार पर विद्वान 2 मुख्य संभावनाओं पर चर्चा करते हैं। पहली यह कि ये वे यवन कन्याएं थीं जो सेल्यूकस निकटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुई ऐतिहासिक संधि के बाद मौर्य दरबार का हिस्सा बनी थीं। दूसरी संभावना यह है कि ये भारत के उन दुर्गम क्षेत्रों की वीरांगनाएं थीं जिन्हें बचपन से ही विशेष सैन्य प्रशिक्षण देकर महल की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया था। ये महिलाएं केवल अंगरक्षक नहीं थीं, बल्कि मौर्य साम्राज्य के गुप्तचर तंत्र की सबसे सक्रिय कड़ी थीं। महल के भीतर होने वाली हर फुसफुसाहट, हर साजिश और हर गतिविधि की जानकारी इनके माध्यम से सीधे सम्राट तक पहुंचती थी। सोचिए, उस दौर में जब सत्ता का अर्थ ही जहर और खंजर का भय था, तब ये महिला योद्धा सम्राट की अंतिम ढाल थीं। मेगस्थनीज ने उन्हें बेहद निपुण और घातक बताया है। उनकी ट्रेनिंग किस स्तर की होती होगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे साम्राज्य के भीतर पनपने वाले कई विद्रोहों को समय रहते ही कुचल देने में सक्षम थीं। उनकी खामोशी ही उनका सबसे बड़ा हथियार थी। इतिहास के पन्नों में उनका कोई नाम दर्ज नहीं है, उनकी कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं है, लेकिन मौर्य साम्राज्य की स्थिरता में उनका योगदान किसी भी बड़े सेनापति से कम नहीं था। आज जब हम मौर्य काल की भव्यता का विश्लेषण करते हैं, तो अक्सर हमारा ध्यान हाथियों की सेना और विशाल पैदल दस्तों पर जाता है, लेकिन सच तो यह है कि उस विशाल साम्राज्य को भीतर से सुरक्षित रखने का श्रेय उन गुमनाम महिला योद्धाओं को जाता है, जिन्होंने अपनी पहचान मिटाकर सम्राट की सुरक्षा को ही अपना एकमात्र धर्म मान लिया था। वे इतिहास की उस अंधेरी गलियारे की रक्षक थीं, जिनके बिना चंद्रगुप्त मौर्य का शासन शायद इतना लंबा और सुरक्षित नहीं चल पाता। ये महिलाएं वास्तव में क्या थीं? क्या वे केवल एक सुरक्षा ढाल थीं, या वे उस गुप्त राजनीति का मोहरा थीं जिसने मौर्य साम्राज्य को एक बेहद अनुशासित और नियंत्रित राज व्यवस्था में बदल दिया था? यह रहस्य आज भी इतिहास के गर्भ में छिपा है। तथ्य यह है कि प्राचीन भारत में युद्ध कला और सुरक्षा के मामले में रणनीतिक सोच बहुत उन्नत थी। यह दस्ता यह साबित करता है कि मौर्य काल की सुरक्षा व्यवस्था केवल बाहुबल पर नहीं, बल्कि बेहद चतुर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर टिकी थी। क्या आपको लगता है कि चाणक्य की यह सुरक्षा नीति केवल सम्राट के डर का परिणाम थी,
या एक विशाल साम्राज्य को अखंड बनाए रखने के लिए उस दौर की सबसे अनिवार्य जरूरत? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। इतिहास की ऐसी ही अनोखी कहानियों को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ बने रहें।